हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एपीआई पे बात करने वाले हैं। क्या होता है एपीआई? एपीआई का पूरा नाम होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई रूल और प्रोटोकॉल का कलेक्शन होता है और ये अलाउ करता है अपने को सर्वर के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे डेटा एक्सचेंज करने में। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक वेबसाइट, एक सर्वर है जिसमें आप एक डेटाबेस यूज कर रहे हो, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है। और उस डेटाबेस की आपने एपीआई क्रिएट कर ली। एपीआई क्रिएट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, वो सेम ही एपीआई से आप एंड्रॉयड के लिए और आईफोन्स के लिए, एप्पल डिवाइस और विंडो डिवाइस के लिए, और साथ के साथ जो वेबसाइट्स होती है, वेब एप्लीकेशंस के लिए आप क्या कर सकते हो, सेम ही डेटाबेस को यूज कर सकते हो। क्योंकि आप एपीआई की मदद से इन्हें हिट करोगे, इसमें डेटा स्टोर करवाओगे, रीड करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे, ये सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो एपीआई की मदद से। अगर एपीआई ना हो तो आप ये काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि सर्वर जो डेटाबेस है वो वेब एप्लीकेशन के साथ तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बना लेता है, बट जो अपना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं हो पाता। तो उसके लिए अपने को एपीआई के साथ वर्क करना पड़ता है। एक एपीआई का सबसे बड़ा यूज ये है कि आप इसे, अगर आपने वेबसाइट में यूज कर रखा है तो साथ के साथ आप उसे उसकी वेब एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में भी यूज कर पाओगे। जिससे क्या है, आपका डेटा चाहे उसमें रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो वेबसाइट से आ रहा है, और चाहे वो आ रहा है मोबाइल या किसी भी अदर डिवाइस से, तो वो सेम डेटाबेस में स्टोर होने वाला है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप एक अमेज़न की वेबसाइट है, उसको आप किसी भी वेबसाइट को क्रोम में ओपन करो। क्रोम ब्राउज़र में अगर ओपन करते हो और वहाँ से कोई ऑर्डर परचेज़ करते हो, या आप उसका एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहाँ से परचेज़ करते हो, वो दोनों एक ही स डेटाबेस के साथ कनेक्ट है। आपका ऑर्डर एक ही जगह जाके स्टोर होगा। अगर आपने जो भी ऑर्डर है एप्लीकेशन से बुक किया है, तो वो आप सेम ऑर्डर को आप क्रोम में जाके भी चेक कर पाओगे। अब दोनों में डिफरेंट है। जो आपने एप्लीकेशन से किया है, वो एक एप्लीकेशन है। जो आप क्रोम में यूज़ कर रहे हो, वो एक वेबसाइट है। पर दोनों का डेटाबेस एक सेम होने से आपको दोनों में जो आपका ऑर्डर है, वो सेम दिखने वाला है, क्योंकि आप एक ही डेटाबेस से कनेक्टेड हो। तो ऐसा पॉसिबल इसीलिए हो पाया है क्योंकि ये दोनों आपस में एक ही सेम एपीआई को यूज़ करते हैं। एक एपीआई का ये यूज़ होता है, अगर आप किसी थर्ड पार्टी एपीआई को यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि पेटीएम हुआ, कोई रिचार्ज की एपीआई हुई, या आप कह सकते हो कोई गूगल की कोई एपीआई हुई, जिससे मैप मैप हुआ, मैप के अंदर कोई लोकेशन को निकालना, और इसके अलावा कोई पेमेंट गेटवे हुआ, कोई एसएमएस सेंड करने की एपीआई हुई। ऐसी बहुत सारी एपीआई अपने को मिलती है, जिसे हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो एपीआई होती है, ये थर्ड पार्टी एपीआई है। अब थर्ड पार्टी एपीआई का मतलब ये है, आप इसको यूज कर सकते हो, आपको इसका लिमिटेड एक्सेस मिलता है। लिमिटेड एक्सेस कैसे? आपको उसके सर्वर का कंप्लीट एक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि आप एक एपीआई के यूज थ्रू यूज कर रहे हो। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपको कितना एक्सेस दिया जा रहा है, कितना आप उसे एक्सेस कर पाओगे। एपीआई का एक और एग्जांपल है, जैसे आपने कई बार कई थर्ड पार्टी वेबसाइट में या कहीं भी एक वेबसाइट में आपने गूगल से के साथ साइन अप किया होगा, और फेसबुक के साथ भी साइन अप किया होगा। अब उस केस में क्या होता है, वो जो वेबसाइट में आप साइन अप कर रहे हो या एप्लीकेशन में साइन अप कर रहे हो, वो गूगल और फेसबुक का एपीआई यूज कर रही होती है। अब ऐसा नहीं है कि उन वेबसाइट को फेसबुक और गूगल का फुल एक्सेस मिल चुका है। सिर्फ उसे लिमिटेड एक्सेस मिला है एक एपीआई के थ्रू। वो एपीआई क्या कर रही है, यूजर का क्रेडेंशियल लेकर उसे लॉगिन करवाती है। अगर उसकी क्रेडेंशियल मैच करती है, तो रिस्पॉन्स में कुछ डेटा दे देती है कि ये यूजर का नाम है, ये उसकी डिटेल्स है, ये उसका एक प्रोफाइल है। फुली डेटा नहीं देती, एक लिमिटेड डेटा दे देती है, जिससे वो वेरीफाई हो जाता है कि हाँ, ये जो यूजर है ये वेरीफाई है। ये एक लिमिटेड रिस्पॉन्स देने के बाद वो अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। डिस्कनेक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि उसके बाद उनका कोई भी आगे का वर्क नहीं रहता। तो ये जो वर्क है, ये लिमिटेड है। तो एपीआई अपने को कुछ रूल्स अप्लाई करती है, जिसे अपने एपीआई को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। एपीआई में एक और फीचर अपने को मिलता है, जिससे अपने डेटा एक्सचेंज करते हैं। डेटा एक्सचेंज करने में दो फॉर्मेट सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एक जेसन फॉर्मेट होता है, दूसरा एक्सएमएल फॉर्मेट होता है।
आज के मॉडर्न टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जेसन फॉर्मेट को। जेसन फॉर्मेट इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसे रीड कर पाना बहुत ईज़ी होता है। ये जावास्क्रिप्ट के एक ऑब्जेक्ट के साथ मैच कर रहा होता है। कोई भी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में अगर डेटा आपस में कुछ एक्सचेंज करना है, तो वो एपीआई के थ्रू किया जाता है क्योंकि उससे क्या होता है, उसका एक्सेस जो आपस में होता है, वो लिमिटेड किया जा सकता है। कि वो सिर्फ इस डेटा को ही एक्सेस कर सकता है, इसके अलावा कोई डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता और आपस में जो वो डेटा ट्रांसफर करेंगे, वो एक जेसन फॉर्मेट में करेंगे। अब जेसन फॉर्मेट को इसीलिए यूज़ किया जाता है, अगर मान लो कि एक वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट दोनों आपस में डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, पर दोनों में जो उनको बिल्ड करने की वेबसाइट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई है, वो अलग-अलग है। तो वो दोनों में आपस में डेटा को एक्सचेंज नहीं कर पाएँगे। अगर आप जेएसएन का यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों में आपस में सिमिलैरिटी नहीं है कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं। एक वेबसाइट तो पाइथन से बना हुआ है, दूसरा वेबसाइट जो है नोड.जेएस से बना है, तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे विदाउट एपीआई, विदाउट जेएसएन के। तो इसीलिए अपने को एपीआई की ज़रूरत पड़ती है, जेएसएन की ज़रूरत पड़ती है, आपस में थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ और अपनी वेबसाइट के साथ भी कोई अपनी मोबाइल के एप्लीकेशन, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है या आईओएस की एप्लीकेशन है, विंडो की एप्लीकेशंस है, तो इनके साथ जो डेटा एक्सचेंज करते हैं तो एपीआई से करते हैं। अगर आपने सिर्फ एक सिंपल वेबसाइट बना रखा है, तो आपको एपीआई की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर आपने डेवलप करवा रखा है या डेवलप करवाना है या डेवलप करना चाहते हो, तो आपको एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी ही। जैसे आज के टाइम के मॉडर्न कुछ फ्रेमवर्क है जैसे रिएक्ट और एंगुलर, अगर आप इनका यूज़ करते हो, तो ये डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए एपीआई का ही यूज़ करते हैं। ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते। इनको यूज़ करने के लिए नोड.जेएस की एपीआई को यूज़ करना होता है। अब मैं कुछ एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ एपीआई के, फिर आने वाले ट्यूटोरियल्स में अपने खुद का कुछ एपीआई बनाएँगे। पीएचपी की मदद से किस प्रकार अपने एपीआई बिल्ड करेंगे, ये आने वाले ट्यूटोरियल्स में अपने को दिखेगा। तो अभी अपने कुछ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि जो फेक डेटा अपने को प्रोवाइड करवाते हैं एक एपीआई के थ्रू और किस प्रकार उसमें से जेएसएन आता है। चलते हैं अपने ब्राउज़र में, यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ फेक एपीआई। यहाँ अपने पास कुछ वेबसाइट्स आ रही है, अपने फर्स्ट वेबसाइट को यूज़ करते हैं सबसे पहले, जेएसएन प्लेस होल्डर। तो यहाँ देखिए अपने को एक एक एपीआई का कुछ कोड भी मिल रहा है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। अगर इसमें एक यूआरएल है, इसको कॉपी करके मैं ब्राउज़र में डायरेक्ट पेस्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे को कुछ रिकॉर्ड मिल रहा है। ये जो रिकॉर्ड है, ये जेएसएन फॉर्मेट में आ रहा है देखिए। अगर इस यूआरएल में कुछ चेंजेस करता हूँ जैसे, तो यहाँ देखिए अब मेरे को और भी ज़्यादा रिकॉर्ड यहाँ मिल रहे हैं। ये जो रिकॉर्ड मिल रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि मेरे को ये फुली इसकी वेबसाइट का एक्सेस मिल चुका है। बट इस यूआरएल पे अपने को हिट करने पर इसके अंदर जो यूज़र्स हैं, उसकी लिमिटेड अपने को डिटेल्स मिल रही है। ये एपीआई है। ये एपीआई पे हिट करने पर अपने को क्या मिल रहा है? ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसा ही अपने पास और भी एपीआई होगी, अपने चेक करते हैं। जैसे कि अपने को 100 पोस्ट और कमेंट्स, इमेजेस और इस प्रकार की अपने को एपीआई हिट करनी है, तो उसके भी एग्जांपल इन्होंने दे रखे हैं। जैसे मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए ये पोस्ट के कुछ अपने को जेएसएन प्रोवाइड करवा रहे हैं। एपीआई जो रिस्पॉन्स कर रही होती है, वो अपने को एक जेएसएन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स करती है। अभी दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं और उसका भी चेक कर लेते हैं डेटा। देखिए ये भी अपने को कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि प्रोडक्ट की, यूजर की, कमेंट, टू और पोस्ट की और ऑथेंटिकेशन की। अब ने प्रोडक्ट की देखते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, तो एक अपने पास जेएसएन बन के सामने आ चुकी है। मैं इसको प्रिटी मोड में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए काफ़ी एक बड़ा जेएसएन अपने को मिल रहा है। इसके अंदर एक प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल होती है, वो सारी एक रियल टाइम जैसे अपने डेटा एक्सचेंज करने में अपने को प्रोडक्ट का या अपने को जो भी डेटा मिलता है, वो सेम टू सेम इन्होंने डेवलप कर रखा है एक टेस्टिंग के लिए अपने लिए, कि अपने इसको टेस्ट कर सकते हैं। इस एपीआई में अगर मैं /1 एंटर करता हूँ, तो ये मेरे को 1 नंबर आईडी का रिकॉर्ड दे देता है। यानी कि 1 नंबर आईडी का रिकॉर्ड देता है। ये एपीआई है। एपीआई से अपने इस प्रकार अपने डेटा गेट करवा सकते हैं। आपने भी पीएचपी में कुछ इस प्रकार की एपीआई बनाएँगे कि उसमें रिकॉर्ड अपने को मिल रहा है। इसी यूआरएल पर अगर अपने डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं, तो वो भी करवा सकेंगे। अपडेट करवाना है तो वो भी करवा पाएँगे और डिलीट करना है वो भी करवा पाएँगे। अपने को सिर्फ क्या करना है, इस यूआरएल पर हिट करना है और
जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा वो अपने को मिलेगा। अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है तो इस यूआरएल पे अपने को एक जेसन भेजना होगा। जेसन किस प्रकार भेजेंगे? फॉर्म की मदद से अपने एक जेसन कन्वर्ट करवा लेंगे और जावास्क्रिप्ट या किसी सॉफ्टवेयर की मदद से अपने इस एपीआई को हिट करेंगे। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक सॉफ्टवेयर आपको दिखाता हूँ जिससे अपने एपीआई को हिट कर सकते हो और डेटा सेंड कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ आपको एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, एक्सटेंशन जो है थंडर क्लाइंट। तो ये मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, ये मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यानी कि अपने को एपीआई हिट करने के लिए यहाँ यूआरएल मिल रहा है। यहाँ अपने को वो यूआरएल पेस्ट कर देना है। यहाँ अपने को गेट या पोस्ट कोई भी रिक्वेस्ट अपने सिलेक्ट कर सकते हैं और सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए अपने को ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसमें अगर अपने को डेटा भेजना है तो यहाँ बॉडी में अपने जेएसएन भेज सकते हैं, टेक्स्ट डेटा भेज सकते हैं, फॉर्म डेटा भेज सकते हैं और बाइनरी डेटा, ऐसा कोई भी डेटा अपने इस पे भेज सकते हैं। और अगर आपको रिक्वेस्ट चेंज करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। तो ये देखिए ये अभी पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए यूआरएल बना नहीं हुआ। वेब एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई एंड्रॉयड का एपीके है या एप्लीकेशन है, या अपने बात करते हैं अपना वेबसाइट है, उसके अंदर भी डायरेक्ट अपने एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या है, वो जो वेबसाइट है वो फास्ट लोड होता है, उसमें डेटा जो है वो फास्ट आएगा, सबमिट होगा तब भी पेज रिफ्रेश नहीं होगा, डेटा डिलीट होगा तब भी पेज रिफ्रेश नहीं होगा। अपने ऐसा इससे करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर एपीआई का अपने यूज नहीं करते, हर एक एक्शन पर पेज को रीलोड करवाना पड़ता है। डेटा सेंड होगा तब भी रिफ्रेश होगा, डेटा लोड करवा रहे हो तब भी रिफ्रेश होगा, अगर डेटा अपडेट करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो तो वो आपका पेज रिफ्रेश होगा। बिना रिफ्रेश किए आप डेटा सबमिट नहीं कर पाओगे। बट अगर आप एपीआई के थ्रू जावास्क्रिप्ट से यही सेम काम करोगे तो आपको क्या है, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक सिंपल फॉर्म भर रहे हो, जैसे ही उस पे सबमिट पे क्लिक कर रहे हो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, बट बैकग्राउंड में वही डेटा उस यूआरएल पे हिट करवा दिया गया है। बैकग्राउंड में उसपे डेटा गया, यूआरएल ने क्या किया, उस डेटा को लिया, स्टोर करवाया और रिस्पॉन्स में वापस भेज दिया। अब जहां से वो हिट हुआ था वहां वो रिस्पॉन्स जाएगा और क्या कर देगा, वही रिस्पॉन्स को डिस्प्ले कर देगा कि आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हुआ है या नहीं हुआ है। वो अपने को रिस्पॉन्स वहां मिल जाएगा। पर उस टाइम उस पेज पे एक भी सेकंड में या अपने कह सकते हैं एक भी बार रिफ्रेश नहीं हुआ। तो ये जो है एपीआई का फायदा होता है। अपने लास्ट टाइम एक प्रोजेक्ट बनाया था पिछली वीडियो में, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें जितना भी काम किया गया था वो विदाउट एपीआई था। अब आपको क्या करना है, मैं एपीआई का, उसमें क्या हो रहा था, कोई भी अपने एक्शन परफॉर्म कर रहे थे अपडेट डिलीट का या फीस डिपॉजिट का, तो उसमें हर एक एक्शन पर पेज रिफ्रेश हो रहा था। अगर वही काम सेम अपने एपीआई बनाकर करे तो एपीआई बनाने के बाद क्या होगा, वो पेज को अपने जावास्क्रिप्ट यूज करते हुए डेटा को सबमिट, अपडेट, डिलीट या फैच करवाएंगे तो वो पेज रिफ्रेश नहीं होगा, वो काम भी हो जाएगा, पेज भी रिफ्रेश नहीं होगा, अपने को नोटिफाई भी अपने को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि डेटा सेंड हुआ है या नहीं हुआ। बेसिकली जो एपीआई का जो काम होता है वो डेटा एक्सचेंज करवाने में मदद करता है। बस आपका जो डेटाबेस है वो सर्वर के साथ कनेक्ट है, उस सर्वर की मदद से आपने एपीआई बनाया। ये अब एपीआई जो बना है वो किसी भी वेबसाइट पे डेटा भेज सकता है और किसी भी प्लेटफॉर्म पे डेटा भेज सकता है, किसी भी एप्लीकेशन को डेटा दे सकता है या उससे डेटा ले सकता है। क्योंकि वो एक एपीआई है। एपीआई किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। अब आने वाले वीडियो में अपने पीएचपी की मदद से कुछ यूआरएल पे अलग-अलग एक्शन परफॉर्म करवाएंगे, जैसे डिलीट का हुआ, इंसर्ट का हुआ, अपडेट का हुआ और डेटा फैच करने का और सिंगल रिकॉर्ड फैच करवाने का। ये सारा अपने रिकॉर्ड एक एपीआई के थ्रू बनाएंगे और उसमें जेएसएन गेट करेंगे और इसको सिर्फ एक एपीआई के थ्रू, जैसे अभी यहाँ अपने कर रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड आ रहा है। अगर इसमें एक सिंगल रिकॉर्ड निकालना है तो वो कैसे निकाल पा रहे हैं, अभी देखो एक एंटर करता हूँ तो यहाँ सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है, ये आ किस में रहा है, जेएसएन में। यही होती है एपीआई। इसी प्रकार अगर आपको वेदर की या न्यूज की या क्रिकेट लाइव स्कोर की किसी भी प्रकार की एपीआई चाहिए तो वो आपको रिस्पॉन्स में जेएसएन ही प्रोवाइड करवाती है। आपको सिर्फ उसके यूआरएल को हिट करना है और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके पास वो डेटा आ जाएगा। इस वीडियो में अपने कुछ लिमिटेशन भी सीखेंगे कि किस प्रकार आप अपनी एपीआई को प्रोटेक्टेड कर सकते हो
अदर यूजर कोई यूज ना कर पाए, आप उस एपीआई को लिमिटेड एक्सेस दे सकते हो कि इस एपीआई को 10 बार ही हिट किया जा सकता है, इसके बाद आप हिट नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ एपीआई अपने को परचेजेबल मिलती है, उसमें आपको पर डे की 1000 2000 या जितनी भी आप कह सकते हो उतनी हिट करने की लिमिट मिलती है। अगर उस लिमिट को आप क्रॉस करते हो तो उसके बाद वो एपीआई हिट करने पर आपको रिस्पॉन्स में एरर मिलता है कि आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है या पूरी हो चुकी है। ये जो फीचर है अपने ये भी बिल्ड करेंगे, साथ के साथ अपने वेरीफाई करेंगे कि क्या ये एपीआई की के बिना वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अपने एपीआई के बिना भी वर्क करना सीखेंगे और एपीआई की के साथ जो अपने की बनाएंगे और उस की के साथ भी अपने इसको यूज करेंगे। तो ये आने वाले वीडियो में अपने कवर करने वाले। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।